हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत करेंगे। वैगनर बेटा एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो जर्मनी की जलवायु का वर्गीकरण करना था। इसके लिए वो कोयला क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि जलवायु जो जर्मनी की है, जर्मनी में कोयला बहुत ज़्यादा निकलता है। रूहर क्षेत्र आपने सुना होगा, रूहर क्षेत्र में बहुत अधिक कोयला निकलता है और फेमस है पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का रूहर क्षेत्र। वो ये जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हुई कि इतना अधिक कोयला जर्मनी में मिलता है, जबकि जर्मनी की जो क्लाइमेट है वो यहाँ के अनुकूल नहीं है कोयले के लिए, क्योंकि कोयला जो बना है वो किससे बना है? पेड़ों से। बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ है। यही जिज्ञासा उनको घर कर गई कि यहाँ की, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुई है भी, पहले यहाँ खूब घने वन रहे होंगे। तो दो चीज़ें हैं, या तो जर्मनी की क्लाइमेट बदल गई या जर्मनी की लोकेशन बदल गई, दोनों में से एक बात तो है। और यही जिज्ञासा उनको घर करती गई और इसी उधेड़बुन में वो लगे रहे इस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कि या तो जर्मनी ये ठंडा प्रदेश है, ठंडा यूरोपीय प्रदेश है, जर्मनी का या तो लोकेशन चेंज हुई, जर्मनी या तो इधर हो रहा होगा, या फिर जर्मनी की जलवायु बदल गई। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जर्मनी की जलवायु नहीं बदली, जर्मनी की लोकेशन बदल गई है। और इसी को आधार मानते हुए उन्होंने 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है? विस्थापन का मतलब होता है सरकाव, खिसकाव, चेंज, विस्थापित होना, पदस्थापित होना, दूसरी जगह पर जाना। अब देखिए, वैगनर सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत को मान्यता मिली। 1912 में उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने माना कि पृथ्वी सबसे, जो उनका जो बेस है वो क्या है कि पृथ्वी में जो महाद्वीप हैं वो चलायमान हैं, खिसकते रहे हैं, चलते रहे हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आने के बाद तो और भी अधिक साबित हो गया कि पृथ्वी का निर्माण है वो विभिन्न 6 मेजर प्लेटों से हुआ है। तो वैगनर महोदय का क्या मानना था? उनका मानना था कि पृथ्वी के ये जो महाद्वीप और महासागर हैं वो आपस में खिसकते रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने माना कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग कह सकते हैं हम। इस अंतिम कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग वो है जब कोयले का निर्माण हुआ, वो पूरी पृथ्वी पर विशालकाय वृक्षों का आविर्भाव था, बहुत सारे पेड़ थे और पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित थी। और उन वृक्षों के दब जाने से, निरंतर प्रेशर से, निरंतर ताप के दबाव से निरंतर कोयले का निर्माण हुआ। अब वो ये मानते हैं कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल पेंजिया थी, स्थल भाग एक विशाल पेंजिया थे और उस स्थल भाग में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उस चारों तरफ के पानी को कहा जाता था पेंथालासा। तो सागर का नाम पेंथालासा और स्थल भाग का नाम पेंजिया था। तत्कालीन 3 मुख्य बल मानते हैं वैगनर महोदय। नंबर 1 प्लवनशीलता बल, अवकल गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवनशीलता बल है, इनके प्रभावाधीन ऐसा माना जाता है कि ये जो विशाल पेंजिया है उसका विखंडन हुआ, ये 2 भागों में बटा और लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व ये 2 भागों में विखंडित हो गया। ऊपर वाला भाग कहलाया यूरेशिया या अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 पार्ट्स बन गए और एक विशालकाय इनके बीच में उथला, गहरा, लंबा संकीर्ण सागर का निर्माण हुआ। ये संकीर्ण सागर कहलाया टेथिस सागर। तो टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ? लगभग प्लीस्टोसीन युग में हम बात करें कि ये जो पेंजिया था, जो विखंडित हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, पुनः ये पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुआ
और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी जो एक विशालकाय पेंजिया थी, इसका उन्होंने अपने सिद्धांत की जो समीक्षा है वो उन्होंने एक जिग्शा सिद्धांत से की है। जिग्शा फिट अर्थात साम्य स्थापना। वो अपने सिद्धांत को पुख्ता करने के लिए कुछ विशेष प्रूफ बताते हैं कि किस प्रकार से उसका जो ये सिद्धांत है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो प्रमाणित होता है। वो कहते हैं कि ब्राज़ील का उभार, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील का उभार है वो गिनी की खाड़ी में फिट बैठता है, अर्थात ये जो पार्ट है ये इस अफ्रीका के पार्ट में फिट बैठता है। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पार्ट है वो यूरोप के साथ कनेक्ट होता है, फिट बैठता है। इसी प्रकार से जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर भारत के दक्षिणी हिस्से से फिट बैठता है, प्रायद्वीपीय पठार से फिट बैठता है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो बंगाल की खाड़ी में समा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है कि आपस में इनको अगर हम ये माने कि लकड़ी के गुटके बनाए जाएं और उनको आपस में कनेक्ट किया जाए तो ये आपस में सेट हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी साम्य स्थापना कि ये आपस में सेट होते हैं, ये सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि कभी ये भूभाग एक रहे होंगे जो कालांतर में धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभावाधीन एक दूसरे से अलग हुए। फिर कहते हैं कि फिर कालांतर में पुनः इसका जो विखंडन हुआ था, विशाल पेंजिया का निर्माण हुआ था, इस पेंजिया में निरंतर नदियाँ आकर अपना जो अवसाद है वो इकट्ठा करती गई और ये अवसाद निरंतर जमा होता गया, परत दर परत जमा होता गया। इस परत दर परत जमा हो जाने से क्या हुआ कि ये सागर जो संकीर्ण था ये उथला हो गया और नीचे से कहते पुनः वो दो शक्तियाँ एक बार वो पुनः अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे के करीब आए। करीब आ जाने से ये जो मलबा था, जो अवसाद डिपॉजिट था, वो सारा का सारा ऊपर उठ गया, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, बीच में मलबा है, तो ये जो लेयर्स थी ये लेयर्स ऊपर उठ गई और ये लेयर्स के ऊपर उठ जाने से किसका, वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें भारत का विशाल हिमालय इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो ऐसा माना जाता है कि भूमध्य सागर, लाल सागर और फिर आपके ये राजस्थान का मरुस्थल और पुनः फिर हिमालय पर्वतमालाएं और उसकी शाखाएं, वो सारा टेथिस जो भूसनती है उसी का एक एग्जाम्पल है कि उसी के ऊपर उठ जाने से इस प्रकार की पर्वतमालाएं बनी हैं। तो अपने सिद्धांत को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति की भी सहायता ली कि किस प्रकार से यूरोपीय वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है वो किस प्रकार से अमेरिकन वनस्पति से मैच करती है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अफ्रीकन वनस्पति से मैच करती है। यहाँ की भूवैज्ञानिक समानता यानी कि हर्सियन वलन है वो उत्तरी अमेरिका का, वो यूरोपियन जो स्कैंडिनेवियन वलन है उससे मैच करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि ये भूवैज्ञानिक समानताएं भी आपस में हैं, चट्टानों में समानताएं हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से साबित करती हैं कि कभी ये भूभाग एक रहा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने हर संभव प्रयास की। यहाँ यूरोप के स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले कुछ पक्षी कुछ ऐसे हैं जो पश्चिम की ओर उड़ते हैं, तो ये माना जाता है कि उड़ते उड़ते, क्योंकि ये सागर आ जाता है अंध महासागर बहुत बड़ा, तो वो पार नहीं कर पाते और उड़ते उड़ते अपनी जान दे देते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि ये पक्षी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि कभी इनके पूर्वज पश्चिम की ओर के किसी भूभाग से, अर्थात उत्तरी अमेरिका का कोई पार्ट यहाँ पहले था, उससे अवगत होंगे, इसीलिए ये पश्चिम की ओर उड़ते हैं और उड़ते उड़ते अपनी जान दे देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल पेंजिया थी जो कालांतर में विखंडित होती गई और वर्तमान महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो ये ऐसा वैगनर का मानना है, अल्फ्रेड वैगनर का। इसके पक्ष में बहुत सारी समानताएं जैसे कि जिग्शा फिट या साम्य स्थापना की सिद्धांत है। इसी प्रकार से इसके पक्ष में ये किस प्रकार से भूवैज्ञानिक समानता, प्राकृतिक वनस्पति की समानता, ये अनेक और कोयले का मिलना, ये सारा ऐसा माना जाता है कि कभी ये जो भूभाग है वो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती थी, अर्थात ये भूभाग नीचे थे जो
ऊपर खिसक गए। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि ये भूभाग में कोयले का मिलना, नीचे अंटार्कटिका में कोयले का मिलना, ये आपस में ये सबसे बड़ा प्रूफ है जो ये साबित करते हैं कि इन भूभागों में कभी विशाल वनाच्छादित प्रदेश थे जो कालांतर में बर्फ़ के नीचे ढक गए हैं। तो ये सब साबित करते हैं कि ये भूभाग कभी एक थे। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु थी, जिस जलवायु में इतने विशालकाय और वृहद आकार में वनस्पति का आच्छादित होना पाया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत वर्तमान सिद्धांत की प्रमुख रूपरेखा है। हालांकि उनकी आलोचना भी हुई है कि इतना भारी भरकम बल पहले कहाँ गया था जो अचानक से पैदा हुआ।